हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज हम हमारे चैनल पर एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं जीपैट के रिलेटेड। तो हमारे साथ है तेजस्विनी, जिसने जीपैट 2023 क्वालिफाई किया है विद गुड स्कोर एंड गुड रैंक। एंड अभी उन्होंने अपना मास्टर्स खत्म करके वो अभी क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में एक कंपनी में काम कर रही है। सो हम आज इस वीडियो में उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, या फिर उन्हें आपको कुछ अगर सजेशन देने हो जीपैट एग्जाम के लिए, जीपैट 2026 के लिए, सो वो सारी चीज़ें डिटेल में हम उनसे डिस्कस करेंगे। सो हेलो तेजस्विनी, सो फर्स्ट हेलो। क्वेश्चन फॉर यू कि आपने अपना जीपैट का प्रिपरेशन जो है वो कब स्टार्ट किया था? तो मैंने मेरे जीपैट का प्रिपरेशन जब मैं थर्ड ईयर के सेकेंड सेम में थी, तो एक्चुअली मैं जब रेगुलर स्टडी कर रही थी तो वो ही इस हिसाब से कर रही थी कि मतलब जीपैट में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो वैसा फोकस करके मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन थर्ड ईयर के सेकेंड सेम से स्टार्ट किया था। ओके। एंड जीपैट का प्रिपरेशन आपने करने के पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? मतलब क्यों आपने ये प्रिपरेशन या फिर ये एग्जाम देना चाहा? हाँ, तो कौन सी भी चीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका व्हाई, बिकॉज दैट व्हाई इज योर रीजन और मोटिवेशन टू डू दैट थिंग। तो मेरा भाई ये था कि जीपीएट क्वालिफाई करके मुझे एक अच्छा कॉलेज मिले और दूसरा कि जो उसकी स्टाइफंड मुझे मिले। तो या दैट इज माय मोटिवेशन। ओके, भाई, सो स्टाइपन वाज आल्सो वन ऑफ द मोटिवेशन। ओके। सो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कौन से बुक्स यूज किए थे? क्या आपने रेफरेंस बुक्स यूज किए थे, या फिर कोई स्पेसिफिक किसी कोचिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन लाइक पियर्सन, इनामदार, ऐसे कुछ बुक्स रेफर किए थे, या फिर कौन से रेफरेंस बुक्स आपने रेफर किए? हाँ, तो मार्केट में बहुत सारे रेफरेंस बुक अवेलेबल है, जैसे कि इनामदार हो गया, जीपैट कंपेनियन हो गया। तो उसमें एमसीक्यूज के लिए भी बहुत सारे बुक है और आजकल कोचिंग क्लासेस का भी बहुत है। तो उनके भी जो मॉड्यूल्स हम कहते हैं वो होते हैं। और जो रेफरेंस बुक है उसमें जैसे कि केडी त्रिपाठी है कोलॉजी के लिए, लैकमन है सुटिक्स के लिए, चटवाल वगैरह, ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो। ओके। तो आपने कौन से रेफरेंस बुक रीड किए थे स्पेसिफिकली? तो कोलॉजी का मैंने जो बताया कि केडी त्रिपाठी, वो मैंने यूज किया था, और लैकमन। मोस्टली तो मैंने मेजर सब्जेक्ट के ही रेफरेंस यूज किए थे। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि आपने नोट्स कैसे बनाए थे? क्या आपने डिटेल में सारे सिलेबस के नोट्स बनाए थे, या फिर कुछ शॉर्ट में नोट्स बनाए थे? सो नोट्स की क्या स्ट्रेटेजी थी? तो डिटेल में तो बुक होते हैं, तो नोट्स हमेशा आई थिंक शॉर्ट में ही होने चाहिए, क्योंकि उतना टाइम हमें होता नहीं है कि हम डिटेल में इतना सारा पढ़ सके। तो जब फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे होते हैं तो आपको मतलब पता चल जाता है कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से आप अच्छे से नोट्स शॉर्टकट में बना के यूज कर सकते हो। तो मैंने भी वैसे ही किया था। ओके। एंड आपने कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी किया था? तो मैंने जैसे बताया कि मैंने थर्ड ईयर के सेकेंड सेम से सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हम्म। पर जब मैं नवंबर में जब डेट वगैरह अनाउंस हो जाते हैं जीपैट के, तब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने भी क्रैश कोर्स लिया था। तो मैंने क्रैश कोर्स लेने का ये रीज़न था कि मैंने जो अब तक प्रिपरेशन किया उसका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए, और जो कुछ मुझसे छूटा हो वो भी कवर अप हो जाए। तो या मैंने क्रैश कोर्स लिया था। ओके। तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट को कोचिंग लेनी ही चाहिए या फिर ना भी ले तो भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग लेने से ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे कि अब मैं और प्रांजल है, तो प्रांजल ने भी कोचिंग नहीं ली थी और ना ही कोई क्रैश कोर्स लिया था, तो वो भी क्वालिफाई है, मेरा भी जीपैट क्वालिफाई है। तो मैंने ली थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं लिया मतलब आप नहीं कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपको
आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है वो चीज करने के लिए, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक प्रॉपर प्लान चाहिए, कुछ पुशअप करने के लिए कुछ जरूरी है, तो आप ले सकते हो कुछ। ओके। तो आपने कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया था? क्या आपको कुछ मुश्किलें आती थी कॉलेज के साथ स्टडी मैनेज करने में? हाँ, तो कॉलेज के साथ बहुत दिक्कतें आती है एक्चुअली, पर हमें मैनेज करना पड़ता है। तो जब भी मैं कॉलेज, मतलब हमारा कॉलेज 10 से 5 तक रहता था, तो जब भी मैं कॉलेज में जाती थी तब जो जो कॉलेज के वर्क थे, जैसे कि कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपको जर्नल वर्क वगैरह कंप्लीशन होता है, तो वो चीज़ें आप इंस्टेड ऑफ आपके जब टाइम फ्री टाइम होता है तब करने के अलावा आप कॉलेज में वो कर सकते हो, तो वो टाइम आपका बच जाता है। तो वो टाइम अब आपके स्टडी के लिए, जब आप रिटर्न बैक टू होम आते हैं तब वो आप तब आप वो स्टडी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरा रूटीन वैसा ही रहता था। मैं कॉलेज जब रहती थी तब वो सब चीज़ें करती थी, और अगर कुछ लगे फ्री टाइम तो लाइब्रेरी यूज करती थी। और जब हम रूम पे रिटर्न आते थे तो खाना वगैरह होने के बाद 8-9 बजे से 1-1 डेढ़ बजे तक स्टडी करते थे। और कुछ लोग मॉर्निंग में जल्दी उठकर भी स्टडीज करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर एक को वो सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। कौन क्या बता रहा है, इससे अच्छा कि आपको क्या सूट करता है उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो मैं कभी भी मॉर्निंग उठकर स्टडी नहीं किया। मुझे लेट नाइट तक मैं कर सकती थी तो मैं लेट नाइट करती थी, और सुबह लेट उठती थी। तो ऐसे मेरा शेड्यूल रहता था। ओके। तो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा था एंड सेमेस्टर एग्जाम के साथ आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, तो जब भी सेशनल एग्जाम रहते हैं और सेमेस्टर एग्जाम रहते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे जब सेशनल एग्जाम थे तो मैं जनरली उस नाइट पे कम सोकर हम नाइट स्टडी करते थे। एक 1 नाइट ये रहता था हमारा प्लान। तो वैसे उस हिसाब से सेशनल करते थे। और जब भी सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो उसका सिलेबस ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है, तो यू हैव टू कंप्लीट होल बुक। तो उस टाइम पूरे मतलब जीपैट का थोड़ा कम करके उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके स्टडी, क्योंकि हम अगर इधर नॉर्मल कॉलेज पास आउट नहीं हुए तो जीपैट का क्या ही करेंगे। यस। तो जब भी सेमेस्टर एग्जाम होता था तो मेरा फोकस उस पे ही रहता था। ओके, तो मतलब सेमेस्टर एग्जाम को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं सेमेस्टर एग्जाम के पेपर स्किप कर देते हैं जीपैट की स्टडी के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स भी इम्पोर्टेंट है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आपने कोई ऑनलाइन लाइक यूट्यूब चैनल्स वगैरह कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे थे जिन्होंने आपको हेल्प की? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यही कि मैंने बताया कि मैंने क्रैश कोर्स लिया था, तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। तो वो एक है। और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, और जैसे कि कॉलेज थ्योरी के लिए मैंने वो केयर विद कुछ चैनल है, तो वो उस पे नोट्स वगैरह वो प्रिपेयर करके देते थे, उससे आपका टाइम बचता है। तो ऑनलाइन सोर्सेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए तो। ओके, तो सेमेस्टर के लिए आपने ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ली एंड क्रैश कोर्स। ओके, उसके बाद आपने PYQ के बारे में आपका क्या कहना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या वो हेल्प करते हैं? आपने वो कहाँ से पढ़े? तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो होते हैं वो एक गेम चेंजर जैसा रोल प्ले करते हैं। मैंने तो लेट ही मैं कहूँगी कि स्टार्ट किया था वो सॉल्व करना, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चलती है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। एंड आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि क्रैश कोर्स जो लिया था उसमें ऑलरेडी उनका प्लान रहता है, तो उसमें बहुत सारा मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से जैसा टाइम मिले, क्योंकि मुझे लगे उस टाइम में मैं कॉन्सेंट्रेटेडली थ्योरी नहीं पढ़ सकती हूँ, उस टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना मैं पसंद करती थी। तो उस हिसाब से मैंने मैनेज मतलब देती थी मॉक टेस्ट। ओके।
तो मॉक टेस्ट के स्कोर में क्या डिफरेंस था, मतलब आपकी फर्स्ट मॉक टेस्ट एंड जो भी आपने लास्ट मॉक टेस्ट दी थी उसका अगर कंपैरिजन करोगे तो क्या स्कोर में कोई डिफरेंस था? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंस था, क्योंकि जब हम फर्स्ट करते हैं तो हमें जो टाइम लगता है क्वेश्चन समझने के लिए वो ज्यादा लगता है। रिपीटेडली हम वो चीज दोहराते हैं तो उस पे हमारा एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, हम जल्दी जल्दी वो ग्रैब करना सीख जाते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वगैरह बढ़ जाती है, तो उससे आपका टाइम जो पहले ज्यादा लगता था तो वो कम लगने लगता है। और जो सिली सिली मिस्टेक्स आपसे होती है उससे आप बहुत ज़्यादा बचते हो। तो आपके स्कोर में भी मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है पहले से, जो मैंने लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट टेस्ट में। ओके। और हमारा रिवीजन वगैरह भी बहुत अच्छा हो जाता है उस चीज़ से। ओके, तो आप एक कोई डिजिट बता सकते हो कि इतना आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आता था, कोई डिजिट अगर स्पेसिफिक हो? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो 150 के 160 150 के आसपास आया था मेरा स्कोर। और जब लास्ट टाइम मैंने दिया था तो 240 245 ऐसा मेरा स्कोर रहा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर था मॉक टेस्ट के लिए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जैसे कि जीपैट एग्जाम का डेट रिलीज हो गया है, तो 2 ही मंथ सिर्फ स्टूडेंट के पास है, इनफैक्ट 2 मंथ भी नहीं है, अभी 50 डेज वगैरह है। तो क्या इसमें प्रिपरेशन हो सकता है स्टूडेंट का? तो ये बहुत एक डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट मतलब इसका आंसर कुछ लोगों के लिए यस भी है, कुछ लोगों के लिए नो भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी उनका बेसिक क्लियर है, उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टडीज अच्छे से किया है, तो उन्होंने अगर अच्छे डायरेक्शन में स्टार्ट किया, प्रिपरेशन किया, तो उनका हो सकता है। और जिनका कुछ बेसिक ही क्लियर नहीं है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो उनके लिए इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगी मैं, तो लेकिन थोड़ा टफ रहेगा, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, तो हो सकता है। ओके, तो मतलब बेसिक्स क्लियर है एंड अभी अच्छे से हार्डवर्क किया जाए तो पॉसिबल है एटलीस्ट क्वालिफिकेशन। हाँ। ओके। तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपको क्वालिफिकेशन दिलाया? तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है हर एक आई थिंक सक्सेस के लिए। क्योंकि एक दिन आप 8 घंटे स्टडीज करोगे, एक दिन नहीं करोगे, फिर एक दिन फिर से करोगे, तो ऐसा स्किप करके अगर आप चीज़ें करोगे तो आई थिंक वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। उसके अलावा 2 घंटे 3 घंटे आप अगर रेगुलर वो चीज़ करते हो तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो वो कंसिस्टेंसी। और नेक्स्ट इज रिवीजन। क्योंकि आप अगर टीवी सीरियल देखते हैं तो उसमें भी जो रिकैप होता है फर्स्ट डे का, जब वो रिकैप दिखाते हैं तो हमें पूरा का पूरा एक हमारे हमारे माइंड में वो प्ले हो जाता है कि पहले दिन उनमें उन्होंने क्या दिखाया। यस। तो उस हिसाब से वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। तो नेक्स्ट वो रिवीजन रही है। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज रिवीजन, एंड थर्ड वन इज स्मार्ट वर्क। देखो, हार्ड वर्क तो हर हर एक मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन अब आपके पास टाइम भी कम है, तो आप स्मार्ट वर्क करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो कंसिस्टेंसी, रिवीजन एंड स्मार्ट वर्क, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। ओके। हाँ, तो तेजस्विनी, जैसे कि अभी जीपैट एग्जाम को सिर्फ 50 डेज बाकी है, सो आपको क्या लगता है कि अभी स्टूडेंट को क्या फोकस करना चाहिए, क्या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्या फोकस करना चाहिए अभी उन्हें? हाँ, सबसे पहले आपके पास टाइम कम है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीडिंग सो मच थिंग्स, आपको जो मेजर मेजर टॉपिक्स है उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कर देना चाहिए। आपके सिलेबस कॉपी में वेटेज दिया हुआ होगा कि मतलब जिस जिस चीज़ को ज़्यादा वेटेज है वो चीज़ें आप करें, जिनको कम है उसका बाद में देखा जाएगा। मतलब आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो आपने अगर अच्छे से की तो उससे आपका क्वालिफिकेशन इजी हो जाएगा।
ओके, तो जो किया है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसे ही रिवाइज करना है, अच्छे से करना है। हाँ। और आपको एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए, आई थिंक, कि आप मल्टीपल सोर्सेस का यूज ना करें। एक ही सोर्स से पढ़े, मतलब वन डायरेक्शन में ही जाए, मल्टीपल डायरेक्शन में ना जाए। उससे भी आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा इजी होगा, क्योंकि अलग अलग चीजों से आप अगर पढ़ोगे तो वो आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इससे अच्छा आप रिसोर्सेस मिनिमम रखें और उसको ही अच्छे से पढ़ें। ओके, तो मतलब रिवीजन क्वालिफिकेशन दिलाएगी, ना कि मल्टीपल बुक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए जीपैट के लिए, कौन सी मिस्टेक्स वो कर सकते हैं, तो उन्हें पहले से ही उन्हें अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी कोई मिस्टेक्स है? हाँ, तो जब भी आप एक, मतलब ये जो चीजें अगर आपने मॉक टेस्ट ज्यादा दी तो वो सॉल्व हो सकती है। जैसे कि कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जिनके हमको आंसर तुरंत आते हैं, और जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है जनरली उसका आंसर ए बी, मतलब ए में ही सही जवाब हो जाता है। तो आप जब वो इतना इजी पढ़ के तुरंत ए को टिक कर देते हो, जैसा कि मैंने एक्चुअली में मेरे फाइनल एग्जाम में किया है। उधर जो उन्होंने वर्ड यूज किए होते जैसा कि एक्सेप्ट, मतलब उनको आपका आंसर छोड़ के जो है वो पूछते हैं वो, लेकिन हम वो जो वर्ड है एक्सेप्ट, तो वो हम अच्छे से जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ते हैं। तो उस चीज़ से हमारी ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है कि हम गलत आंसर दे आते हैं। तो आपको उन चीज़ों को मतलब फोकस करना चाहिए। और दूसरा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब बहुत लेंदी होते हैं, और आपको एक बार पढ़ने के बाद भी उसमें ज़्यादा जल्दी से समझ नहीं आता है। आपको दो तीन बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर पहले बार में आपको ना समझ में आए तो आपको छोड़ देना ही अच्छा है। इससे आपकी निगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद अभी क्या आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग के साथ टैकल करने की कोई स्ट्रेटजी थी? नेगेटिव मार्किंग के साथ आपने कैसे टैकल किया? क्रिएटिव मार्केट की जो अभी मैंने बताया वही चीज मैं बताऊंगी, कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। तो उन वर्ड्स को आपको केयरफुली हैंडल करना है। आपको इजी क्वेश्चन सोच के ऐसा तुरंत जवाब जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए। और जो लेंदी क्वेश्चन है उसको तीन बार पढ़ के कुछ गलत आंसर देना अवॉइड करना चाहिए। उससे आपकी काफी हद तक निगेटिव मार्किंग आई थिंक कम होगी। तो यही दो चीजें हैं जो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से तो फोकस करनी चाहिए। ओके, तो लास्ट एक गोल्डन एडवाइस अगर आपको स्टूडेंट को देनी हो, जीपैट जो अभी 2026 का देंगे उन स्टूडेंट को, तो आप क्या देना चाहेंगे गोल्डन एडवाइस? तो गोल्डन एडवाइस में ऐसा ही देना चाहूंगी कि अब आपके पास टाइम कम है, तो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में निगेटिव थॉट्स ऑब्वियसली आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा ऐसा वैसा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग दिस थिंग, देखो जो होना है वो तो होना ही है। तो हमें सोचना तो पॉजिटिव ही है कि आपका जीपैट क्वालिफाई हो गया है। फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है उसका देखा जाएगा। तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए और उस हिसाब से एफर्ट्स भी करने चाहिए। एज विराट कोहली सेज, समटाइम 1% चांस इज इनफ टू विन। तो इस सिचुएशन को आप, ये सेंटेंस आई थिंक जाता है। तो या दिस इज माय मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप कि मैंने आपको कुछ मोटिवेशन मुझसे मिली हो। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच तेजस्विनी, तुमने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स की ओर से भी थैंक यू सो मच टू डिस्कस दीज थिंग्स इन आवर चैनल। सो थैंक यू, सो वी शुड स्टॉप नाउ। ओके।